Hello, dear students. As per my promise, again I am in front of you for the new video. This video lecture will cover the Mendelism topic. जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि कल के वीडियो में हम जो है मेंडलिज्म टॉपिक कवर करेंगे। तो एक बार फिर से मैं आपके सामने हूँ, आपके बोर्ड एग्जाम्स को देखते हुए। ये टॉपिक सीबीएसई, आईसीएसई, आईएससी तीनों ही क्लासेस में हेल्पफुल होने वाला है। तो देखते हैं कितना हम सीख पाते हैं इस टॉपिक में। कोशिश रहेगी कि बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, बहुत ही आसान शब्दों के साथ में मैं मेंटलिज्म के सारे कॉन्सेप्ट्स को आप तक पहुंचा दूं। ठीक है, चलिए देखते हैं। As we know that Mendel, he was also known as the father of genetics. ये छोटे से कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको याद रखने चाहिए। जो मेंडल है, इनका फुल नेम था ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल। बचपन से इनकी इच्छा थी कि टीचर बन सके, बट डेस्टिनी हैज डिसाइडेड समथिंग बेटर देन ही थिंक अबाउट हिमसेल्फ। तो उन्हें क्या हुआ कि टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट जो पास टाइम में होते थे, उसमें वो फेल हो गए। तो फेल होने की वजह से क्या हुआ कि वो टीचर तो नहीं बन पाए, बट ही हैज प्रूव्ड हिमसेल्फ एज द टीचर ऑफ टीचर्स। मीन्स आज हम टीचर्स मिल करके मेंडल के नियमों को बच्चों तक पहुंचाते हैं, उनको पढ़ते हैं। तो क्यों ना कहीं हम ये बात कह सकते हैं कि मेंडल जो है, उन्होंने अपने कामों को इस तरह से किया कि आज हम टीचर्स के लिए वो एक टीचर बन गए। मेंडल जो है, इनका बर्थ प्लेस बहुत पूछा जाता है। तो मेंडल का बर्थ प्लेस जो है वो ऑस्ट्रिया है। आप सबको याद रखना है, ऑस्ट्रिया में मेंडल जो है इनका बर्थ हुआ था। मेंडल गार्डनर बहुत अच्छे थे। मतलब आप कह सकते हैं कि उनके फादर जो थे, उनका एक गार्डनिंग में काफी इंटरेस्ट था, जिसको देखते हुए बचपन से मेंडल के अंदर भी बहुत से इंटरेस्ट जगे मेंडल गार्डनिंग को लेकर के। सो मेंडल ने अपने टाइम पर आकर के एक स्पेसिफिक एक्सपेरिमेंट किया। ये एक्सपेरिमेंट जो है एक स्पेशल प्लांट पर उन्होंने किया, और इस प्लांट को कहते हैं गार्डन पी। प्लांट का नेम है गार्डन पी, जिस पर मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट्स किए जेनेटिक्स को लेकर के। और इस प्लांट का बोटेनिकल नेम अक्सर 1 मार्क्स में पूछ दिया जाता है, जिसको हम कहेंगे पाइसम सटाइवम। मोस्ट इंपॉर्टेंट है 1 मार्क्स के लिए, चाहे वो आईएससी हो, सीबीएसई हो, या आईसीएससी का क्लास हो, 10th हो। ये पाइसम सटाइवम आपको 1 नंबर के लिए बोटेनिकल में प्रिपेयर कर लेना चाहिए। मेंडलिज्म में हम जनरली 3 लॉज पढ़ते हैं मेंडल के, जिन लॉज को मेंडल ने नाम दिया है। फर्स्ट लॉ इज लॉ ऑफ डोमिनेंस। पहला लॉ मेंडल का लॉ ऑफ डोमिनेंस के नाम से। सेकेंड लॉ इज लॉ ऑफ प्योरिटी कहा जाता है, या इसी लॉ को लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी कहा जाता है। कई बार क्या होता है, बच्चों को लॉ ऑफ सेग्रीगेशन नाम याद है, लॉ ऑफ प्योरिटी के नाम से पेपर में आ जाता है, और वो भूल जाते हैं। वो सोचते हैं कि क्वेश्चन पता नहीं कहाँ से आ गया, हमने पढ़ा नहीं। तो ये बात याद रखनी है, लॉ ऑफ प्योरिटी ही लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है। एंड द थर्ड लॉ ऑफ द मेंडल इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट पेंडेंट असॉर्टमेंट। देखिए, ये नाम ही याद रख लेना आपको 1 से 2 मार्क्स दिला सकते हैं। कई बार क्या होता है, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ दिया जाता है, राइट द नेम ऑफ द मेंडल्स और मेंडलिज्म। तो आपको ये तीनों नाम याद रखने हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ प्योरिटी या लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और तीसरा नाम है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये तो सिर्फ नाम है, लेकिन मेंडलिज्म इन नामों पर नहीं खत्म होता। अगर हमें मेंडलिज्म को पूरा तैयार करना है, तो हमें इनके डेफिनेशंस आने चाहिए। तो अब हम बात करते हैं वन बाय वन एक एक लॉ की, और कोशिश करते हैं कि आपके
पास तक बहुत सिंपल साधारण शब्दों में इनकी डेफिनेशन पहुंच जाए, जिससे आप आसानी से समझ सकें। देखिए, मैं बोर्ड से लिखे हुए फैक्ट्स को इरेज कर देता हूँ, बट आपके पास में ये ऑप्शन रहेगा कि अगर आपको किसी फैक्ट को नोट करना है, देन आप उस फैक्ट को नोट करने के लिए वीडियो को पॉज कर दीजिए, आसानी से नोट करिए, देन अगेन फिर चला लीजिए। टाइम कम है, पढ़ना ज़्यादा है, आप क्या कर सकते हैं, आप स्पीड बढ़ा सकते हैं वीडियो का और तेज़ी से उसे कंप्लीट कर सकते हैं। तो हम फर्स्ट लॉ की बात करते हैं। हमारा फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस, इस लॉ के बारे में समझने से पहले कुछ मेंडल ने जो चीजें दी हैं उसको समझ लेते हैं। मेंडल जब अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे उस समय जीन का डिस्कवरी नहीं हुआ था। जीन की डिस्कवरी हुई है बाद में। मेंडलिज्म पहले ही आया, उनका उनका वर्क पहले आया। तो मेंडल ने जो बात जीन के लिए बोली थी, एक्चुअल में उन्होंने उसके लिए टर्म यूज किया था फैक्टर, या हम कह सकते हैं मेंडल हैज यूज्ड द टर्म फैक्टर दैट इज सिमिलर टू जीन। तो मेंडल ने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया, किस पर किया था, एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। तो पी प्लांट था जिसको हम गार्डन पी के नाम से जानते हैं, और जिसका बोटेनिकल नेम फिर से एक बार पाइसम सटाइवम। इस बात को बार बार मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान रखना है, पाइसम सटाइवम। अब लॉ ऑफ डोमिनेंस में क्या हुआ कि मेंडल ने कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर्स लिए। इन कैरेक्टर्स को हम ट्रेट भी कहते हैं। ये बात याद रखिएगा, मैं साइड में लिखकर चल रहा हूं जिससे आपको समझ में आ जाए कि कैरेक्टर्स ही ट्रेट है। और बॉडी के अंदर, आज की बायोलॉजी को पढ़ते हुए हम सब समझते हैं कि बॉडी के अंदर जो भी कैरेक्टर्स आते हैं वो जीन हमको प्रोवाइड करता है। बट मेंडल के टाइम पे जीन नहीं था, तो मेंडल ने फैक्टर वर्ड यूज किया, और जो कैरेक्टर्स हैं या ट्रेट हैं उनके लिए एक ही फैक्टर के डिफरेंट फॉर्म्स ले लिए। आज आप सभी जानते हैं, कल के लेक्चर में भी आपने देखा था कि हमने आपको बताया था जीन के फॉर्म्स जो होते हैं डिफरेंट, उनको हमने एलील कहा था। मेंडल के टाइम पे ये एलील और जीन नहीं थे, लेकिन क्या हुआ, फैक्टर्स जो थे, तो मेंडल ने क्या किया कि स्पेसिफिक कैरेक्टर्स ले लिए थे पी प्लांट के। कुछ कैरेक्टर्स में यहाँ पे बता दूं, फिर मैं लॉ ऑफ डोमिनेंस शुरू करूंगा। मेंडल ने 7 कैरेक्टर्स यूज किए थे प्लांट, 7 कैरेक्टर्स पी प्लांट के यूज किए थे अपने कंप्लीट एक्सपेरिमेंट में। ये कैरेक्टर्स कौन कौन से थे, तो फर्स्ट कैरेक्टर जो मेंडल ने लिया था वो पी प्लांट में हाइट का कैरेक्टर था। हाइट में दो स्पेसिफिक फॉर्म उन्होंने चूज की थी, एक टॉलनेस शो कर रही थी और एक फॉर्म जो है वो डॉर्फनेस की थी। टॉलनेस और डॉर्फनेस दोनों को शो करने के लिए मेंडल ने इंग्लिश अल्फाबेट के लेटर कैपिटल टी और स्मॉल टी का यूज किया। सेम एज एक कैरेक्टर और ले लेते हैं मेंडल ने जो लिया था, उसको हम बोलेंगे पी सीड शेप। तो पी सीड शेप जो मेंडल ने हमारे साथ लिए अपने एक्सपेरिमेंट में लिया था, उस पी सीड शेप के भी दो स्पेसिफिक कैरेक्टर्स हो जाएंगे, स्पेसिफिक ट्रेट हो जाएंगे, जिनको हम कह सकते हैं एक राउंड शेप और दूसरा हो गया आपका रिंकल्ड। रिंकल्ड का मतलब नॉट इम्प्रॉपर राउंड शेप, और राउंड शेप का मतलब हो जाएगा प्रॉपर राउंड। इसको शो करने के लिए मंडल ने क्या किया, स्पेसिफिक लेटर ले लिया जिसको कैपिटल आर और स्मॉल आर के नाम से समझाया। अब मैं सारे कैरेक्टर्स यहाँ नहीं नोट कर रहा हूँ, उसको अलग से बता देंगे। अभी 7 कैरेक्टर्स मेंडल ने लिए थे, जिसमें मैंने 2 कैरेक्टर आपके सामने रखे। एक आपका हाइट को लेकर के था, एक पी सीड का जो शेप है उसको लेकर के था। यहाँ मेंडल ने बताया कि दोनों ही कैरेक्टर्स में कैरेक्टर्स के फॉर्म्स थे। कैरेक्टर्स के फॉर्म्स का मतलब हो गया
एक टॉलनेस तो दूसरा डॉर्फनेस। इसको स्पेसिफिक अलग-अलग अल्फाबेटिकल अल्फाबेट से शो किया। अब क्या होता है कि मेंडल क्या करते हैं अपने इस फर्स्ट लॉ के लिए, इनमें से किसी एक कैरेक्टर को ले लेते हैं और प्योर प्लांट, जो प्योर कैरेक्टर्स के साथ में प्लांट थे, उनका क्या करा देते हैं, क्रॉस ब्रीड करा देते हैं। तो चलिए हम पहले क्रॉस ब्रीड करते हैं, उसके बाद में चैप्टर लॉ ऑफ डोमिनेंस की डेफिनेशन आएगी। तो मेंडल के अकॉर्डिंग हम अगर लेके चलते हैं, मान लीजिए मैंने हाइट के कैरेक्टर को लिया और हाइट के कैरेक्टर के साथ में एक प्लांट जो प्योर है। आप देख रहे होंगे यहाँ मैंने एक एलिलोमॉर्फ बनाया जो पेयर में है और दोनों ही जीन इस पेयर के क्या है, टॉलनेस को शो कर रहे हैं यानी। और जो दूसरा प्लांट हम ले लेते हैं उसके दोनों जीन जो हैं वो स्मॉल टी मीन्स डॉर्फनेस को शो कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं दीज आर प्योर एंड दीज आर अगेन प्योर, इन्हें हम प्योर कह सकते हैं। और ये जो जनरेशन बनाई गई, इस जनरेशन को हम कह सकते हैं ये पेरेंट जनरेशन है, जिसको सिंपल लैंग्वेज में P1 से शो किया जाता है। ठीक है। जब मेंडल इनका क्रॉस कराते हैं तो सबसे पहले क्रॉस में क्या होता है कि ये जो पेयरिंग सिचुएशन है बिफोर फर्टिलाइजेशन, ये सिचुएशन अलग हो जाती है और दोनों ही जो फैक्टर्स हैं, मेंडल के फैक्टर्स हैं, हम अभी इनको एलील कह सकते हैं। इन दोनों एलील्स को जो है अलग हो जाना होता है और अलग होने के बाद में ये रैंडमली एक दूसरे से बिल्कुल फ्रीली क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ में मैच होते हैं, फर्टिलाइज होते हैं। तो उसके लिए क्या होता है, हम एक पुनेट स्क्वायर बनाते हैं। पुनेट स्क्वायर जो है वो हमको शो करके बताता है, ग्राफ होता है कि किस तरह से जो है फैक्टर्स आपस में या ट्रेड्स आपस में मिल रहे हैं। तो कैपिटल टी और स्मॉल टी, हमने वन साइड डोमिनेंट कैरेक्टर लिख लिए यानी प्योर प्लांट लिख लिया एक पेरेंट का, दूसरी साइड दूसरे पेरेंट का। अब हमें नहीं पता है कि कौन सा ट्रेड किसके साथ मैच करेगा, तो हम क्या करते हैं, कॉमनली इवनली मैच करते हैं इस कैपिटल टी को इस स्मॉल टी के साथ, फिर अगेन सेम कैपिटल टी को अगेन सेकेंड स्मॉल टी के साथ, फिर से कैपिटल टी को स्मॉल टी के साथ और अगेन कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ। इस तरह से पुनेट स्क्वायर में हमको जो रिजल्ट मिलते हैं वो रिजल्ट को हम कहेंगे F1 जनरेशन। ये F1 जनरेशन जो है, इसमें जो रिजल्ट आया वो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और अगेन कैपिटल टी स्मॉल टी। मीन्स इसमें आप देख पा रहे हैं कि सारे ही जो रिजल्ट्स आए हैं जिनको हम मेंडल की लैंग्वेज में प्रोजिनी कहते हैं। प्रोजिनी का एक्चुअल में मीनिंग होता है न्यू जनरेशन। तो ये जो नई जनरेशन हमारे सामने आई, इस जनरेशन को हम क्या कह सकते हैं कि कैपिटल टी स्मॉल टी मीन्स सेम जनरेशन। इस जनरेशन में मेंडल ने क्या पाया, दैट ऑल प्लांट्स वर टॉल, all the plants were tall. So the conclusion comes here that if we crossbreed two pure plants with each other, the characters will assemble with each other freely. But after the freedom, we get a hybrid situation. इस सिचुएशन को क्या कहेंगे हम, हाइब्रिड सिचुएशन कहेंगे। अब इस हाइब्रिड सिचुएशन में दोनों ही कैरेक्टर्स प्रेजेंट हैं, दोनों ही ट्रेट प्रेजेंट हैं, बट द कंक्लूजन इज ओनली टॉल प्लांट्स वर सीन इन द न्यू प्रोजेनी। अब जब नए प्रोजेनी में केवल टॉल प्लांट्स देखने को मिले तो हमें मेंडल का लॉ ऑफ डोमिनेंस देखने को मिलता है, जिसको मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ। अगर आप 1 मार्क्स में पूछी गई इस डेफिनेशन को लिखेंगे तो ये वाली लाइन 1 मार्क्स में लिखेंगे। ये तो आपको समझने के लिए था। अब हम आ जाते हैं फाइनल हमारे कंक्लूजन यानी डेफिनेशन पर कि डेफिनेशन क्या होनी चाहिए
लॉ ऑफ डोमिनेंस की। तो डेफिनेशन देखिए, बहुत आसान है। क्या होता है? व्हेन वी क्रॉस टू प्योर parent plants, comma, the new F1 जनरेशन, आप F इस तरह से बनाइए, ज्यादा अच्छा रहेगा। F1 जनरेशन, F1 जनरेशन will give the hybrid situation of factors। इस डेफिनेशन को एक बार समझने की कोशिश करते हैं। अभी ये कंप्लीट नहीं है, इसे कंप्लीट करेंगे। जितना लिखा उतना समझ लेते हैं। जैसे ही मेंडल ने, या हम क्या करते हैं, दो प्योर प्लांट को आपस में क्रॉस कराते हैं, हमें F1 जनरेशन में एक हाइब्रिड सिचुएशन देखने को मिल जाती है फैक्टर्स की। अब होता क्या है, इन द हाइब्रिड फॉर्म, कॉमा, the only one trait, आप ट्रेट की जगह फैक्टर वर्ड भी यूज कर सकते हैं, ट्रेट और फैक्टर will be visible into the new F1 generation, but another not. So this visible factor is called dominant, and this law is called law of dominance। ठीक है, बहुत आसान है। अगर आप ऊपर की सिचुएशन नहीं लिखना चाह रहे हैं, अगर आप ऊपर नहीं जाना चाह रहे हैं, तो आप यहां से भी इस डेफिनेशन को नीचे की ओर लेना चाहें, लिखना चाहें, तो भी आपकी ये डेफिनेशन कंप्लीट मानी जाएगी। इन द हाइब्रिड फॉर्म ऑफ द ओनली वन, इन द हाइब्रिड फॉर्म the only one trait or factor will be visible into the new F1 generation but another not। लेकिन दूसरी जो है सिचुएशन नहीं देखने को मिलेगी। तो ये था हमारा क्या, लॉ ऑफ डोमिनेंस। आई थिंक लॉ ऑफ डोमिनेंस आपको समझ में आया होगा। लॉ ऑफ डोमिनेंस के बाद में जो सेकंड लॉ आ जाता है वो है हमारा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जिसे हम लॉ ऑफ प्योरिटी कहते हैं। एक्चुअली मैं इसे इरेज नहीं करना चाहता, क्योंकि हम उसको यही समझ सकते हैं। डेफिनेशन मैं बिल्कुल उसकी नई लिख दूंगा, लेकिन हम इसको समझ सकते हैं लॉ ऑफ प्योरिटी को। तो कुछ चीजें इरेज करेंगे। अगर आपको नोट करना है कुछ, तो मैं साइड हो जाता हूँ, आप नोट कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके इजीली। ठीक है, अभी मैं इसको इरेज करता हूँ। अब हम आ जाते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस की जगह पर लॉ ऑफ प्योरिटी की तरफ। तो ये तो हमारी सिचुएशन सारी रहने वाली है, मैं इसको भी हटा देता हूँ। ये सारी सिचुएशन अभी मुझे फिर से दिखानी है आपको, रेशियोज पढ़ने हैं ना, इसलिए तो रेशियोज में ये जरूरत पड़ेगी हमें। इसे दोबारा लिखने से हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। लॉ ऑफ प्योरिटी या लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जिसे आप प्योरिटी भी कह सकते हो। चलिए इस सेकेंड लॉ की तरफ चलते हैं। लॉ ऑफ प्योरिटी या लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो है वो हमें फर्स्ट लॉ की लिखे हुए टर्म से ही हेल्पफुल होगा, आसानी से हम उससे सीख सकते हैं इसको।
तो क्या है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या प्योरिटी में, मैं आपको इस वर्ड का मीनिंग समझाऊँ तो सेग्रीगेट करना मतलब होता है बाँट देना, डिवाइड कर देना। और प्योरिटी का मतलब होता है जहाँ कोई मिक्सचर ना हो, जहाँ एक चीज़ दूसरी चीज़ के ऊपर ब्लेंड ना कर रही हो, उसे मिक्स ना कर रही हो, उसे हम प्योरिटी कहते हैं। तो इस लॉ ऑफ प्योरिटी में मेंडल ने ये समझाने की कोशिश की है कि जब प्योर प्लांट्स को या नहीं प्योर प्लांट्स है तो हमारी जो हाइब्रिड सिचुएशन F1 जनरेशन में मिलती है, उस जनरेशन की हाइब्रिड सिचुएशन को आगे क्रॉस कराया जाता है टू गेट द न्यू प्रोजेनी। तो उस समय क्या होता है, हाइब्रिड सिचुएशन पहले अपने फैक्टर्स में सेग्रीगेट हो जाती है, टूट जाती है, अलग हो जाती है और उसके बाद उनका अपनी न्यू जनरेशन में ट्रांसफर होता है। इस तरह से जब हम नई जनरेशन पाते हैं, तो पहले से आपस में जुड़े हुए जो फैक्टर्स थे, जो एलिलोमॉर्फ थे, उनके फैक्टर्स या उनके एलील्स नई जनरेशन बनाने में कहीं पर भी अपने साथ वाले पेयर का इफेक्ट नहीं रखते हैं। मतलब वो प्योर फॉर्म में अपनी खुद की क्वालिटीज को नई जनरेशन में दिखाते हैं। इसीलिए इसको कहा जाता है लॉ ऑफ प्योरिटी। चलिए देखते हैं। देखिए लॉ ऑफ सेग्रेगेशन या प्योरिटी में यहाँ तो प्योर प्लांट बना हुआ है और प्योर प्लांट का किस तरह से हमने क्लासिफिकेशन किया, किस तरह से हमने उसको क्रॉस किया था। तो सबसे पहले प्योर जनरेशन को क्या किया, सेग्रीगेट कर दिया, दोनों ही कैपिटल टी स्मॉल टी से हमें ये जनरेशन मिल गई। अब इसी जनरेशन को हम आगे थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहेंगे। तो F1 जनरेशन को जब नेक्स्ट स्टेप में F1 क्रॉस F1 कराने की कोशिश करते हैं, तो हमें क्या करना होता है, हमें जो है कैपिटल टी के साथ स्मॉल टी और अगेन कैपिटल टी के साथ स्मॉल टी को क्रॉस कराना होता है। अब क्रॉस कराने से पहले क्या होता है कि ये जनरेशन, ये जो फैक्टर्स हैं, ये दोनों फैक्टर्स अलग होंगे, सेग्रीगेट होंगे, इसको कहा जाएगा ये सेग्रीगेट होंगे और सेग्रीगेट होने पर ये अलग अलग ट्रेड्स में बट जाएंगे और अलग ट्रेड में बटने की वजह से क्या हो जाएंगे, इनके अंदर अगली जनरेशन में जाने की फ्रीडम होगी और ये क्या करेंगे, हमें स्पेसिफिक सिचुएशन देंगे। तो ऊपर वाला टॉपिक अगर आपको समझ में आ रहा है तो मैं इसको इरेज करूंगा और फिर इसी सिचुएशन से हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। इस जनरेशन के बाद हमारा कंटिन्यूएशन यहाँ से रहेगा। तो कैपिटल टी और स्मॉल टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी, देन अगेन कैपिटल टी स्मॉल टी, मीन्स ये हमारी F1 इंटू F1 जनरेशन लिखी हुई है जो मैंने नीचे लिख करके दी थी। मैं उसी को कंटिन्यू करूंगा। तो क्या करते हैं, हम पहले इसमें सेग्रीगेट कर देते हैं। सेग्रीगेशन जो है हो जाएगा तो कैपिटल टी और स्मॉल टी अलग हो जाएंगे। अगेन हमें न्यू प्रोजीनी के लिए क्या बनाना होता है, एक पुनेट स्क्वायर बनाना होता है। हम फिर से एक पुनेट स्क्वायर बनाएंगे और इस बार फिर से दोनों ही पेरेंट जनरेशन जो है, जो F1 जनरेशन में पेरेंट जनरेशन बनी है, उनके ट्रेड्स को अलग अलग लिख देंगे और इस बार हमको जो जनरेशन मिलने वाली है वो F2 जनरेशन होगी। अब कैपिटल टी को कैपिटल टी के साथ में क्रॉस या पेयरिंग करने का मौका मिलेगा तो वो हमें ये रिजल्ट देंगे। फिर कैपिटल टी को हम स्मॉल टी के साथ करेंगे तो हमें ये रिजल्ट मिलने वाला है। देन अगेन इस कैपिटल टी का हमने दोनों के साथ क्रॉस करा दिया। अब स्मॉल टी और कैपिटल टी, तो अगेन हमको कैपिटल टी स्मॉल टी और इन दोनों को क्रॉस करने पर स्मॉल टी और स्मॉल टी मिल जाएंगे। Now this time we are having the different result than the parent cross। जो हमने पेरेंट क्रॉस किया था उससे हमको अलग रिजल्ट देखने को मिलता है। इस बार का हमारा रिजल्ट कहता है कि हमारे पास में एक सिचुएशन कैपिटल टी की है F2 जनरेशन। ये जनरेशन क्या है, F2 जनरेशन। और देन हमारे पास में एक रिजल्ट कैपिटल टी स्मॉल टी का है, अगेन कैपिटल टी स्मॉल टी है और लास्ट में स्मॉल टी और स्मॉल टी। ये हमको पेयर्स मिल गए अलग अलग। इन पेयर्स
इन पेयर्स ने ये बात एक्सप्लेन कर दी कि जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या प्योरिटी में कहा गया कि एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन द एलिलोमॉर्फ पेयर्स ऑफ द फैक्टर्स will segregate and not any pair will blend to the other। मतलब जब क्रॉस F1 का F1 से कराया जाएगा यानी क्रॉस ब्रीडिंग होगी हाइब्रिडाइजेशन में, तो एक F1 जनरेशन के ट्रेड्स या फैक्टर्स आपस में क्या होंगे, अलग हो जाएंगे और अलग होने के बाद वो फ्रीली बिना किसी दबाव के अपने पहले पेयर के फैक्टर के साथ में नई जनरेशन बना करके हमें देंगे, जैसा हमें देखने को यहाँ मिल रहा है। ठीक है, क्लियर। अब क्या होता है, इससे एक चीज क्लियर हो जाती है कि हमारे पास में दो तरह के रेशियोज निकल के आ जाते हैं। एक रेशियो कहे जाते हैं फिनोटिपिक। कल ही मैंने आपको समझाया था फिनोटिपिक का सेंस होता है जो हम देख करके जान सकते हैं, और एक जीनोटिपिक होते हैं जो एक्चुअल में दिखाई नहीं देते लेकिन प्रेजेंस जो है जेनेटिकली होते हैं। तो अगर हम इन प्लांट्स को देखने की कोशिश करेंगे तो यहाँ क्या हो रहा है, कैपिटल टी डोमिनेंट कैरेक्टर है, तो ये तो प्योर प्लांट हो गया, तो ये एक डोमिनेंसी शो करेगा और यहाँ जो प्लांट होंगे वो टॉल प्लांट होंगे। यहाँ हाइब्रिड सिचुएशन है दोनों जगह, तो यहाँ कैपिटल टी डोमिनेंसी रखेगा और ये दोनों ही टाइप के प्लांट टॉल हो जाएंगे। और ये सिचुएशन जो है वो प्योर हाइब्रिड सिचुएशन है, बट सॉरी प्योर डॉर्फ सिचुएशन है, हाइब्रिड नहीं है। तो ये क्या शो करेंगे, ये डॉर्फनेस को शो करेंगे। क्लियर। अब इस तरह से हमें क्या मिलता है, अगर हम फिनोटिपिक मींस देख करके अगर हम जानना चाहें तो हमें 1 2 और 3 टॉल प्लांट्स मिल जाते हैं और एक प्लांट जो है हमको डॉर्फनेस का मिल जाता है। तो इस तरह से हमारा फिनोटिपिक रेशियो 3:1 हो जाता है। सेकंड, अगर हम जीनोटिपिक रेशियो की बात करते हैं तो जीनोटिपिक रेशियो जो है वो जेनेटिकली डिफर है। अब आप इस सिचुएशन को देखिए, ये प्योर टॉल प्लांट है, इस जैसा कोई दूसरा रिजल्ट नहीं आया तो ये अकेला है। फिर ये हाइब्रिड सिचुएशन है, इस जैसे कोई दूसरे रिजल्ट नहीं आए तो इनकी काउंटिंग 2 है तो ये 2 हो जाते हैं। फिर ये प्योर डॉर्फ प्लांट की सिचुएशन है, ये भी अपने जैसा अकेला है तो ये रेशियो 1 आ जाता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि 3:1 1:2:1 ये दो रेशियो हमको मिल जाते हैं, फिनोटिपिक और जीनोटिपिक। अब ये क्वेश्चन पूछा कैसे जाता है, प्योरिटी में आपसे नहीं पूछेंगे, इस क्वेश्चन को पूछने का तरीका होता है व्हाट इज द phenotypic and genotypic ratio of monohybrid क्रॉस। अब देखिए एक नया टर्म आपके सामने इंट्रोड्यूस किया गया, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। बहुत आसान है इसीलिए मैंने इसका इंट्रोडक्शन किया, क्वेश्चन भी ऐसे ही आएगा। तो बहुत आसान इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि मोनो वर्ड जो है उसका सेंस होता है वन, माने अकेला। अब आप यहां पर देखिए, जब हमने F1 का F1 से क्रॉस कराया तो एक ही सिचुएशन अकेली थी, एक ही कैरेक्टर के साथ है। कौन सा कैरेक्टर है, हाइट का। तो जब ये हाइट का कैरेक्टर हमने सिंगल एक लिया और सिचुएशन क्या है, हाइब्रिड, तो इसे हम कहेंगे ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस है। तो मेंडल के जो पहले दोनों लॉ हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ प्योरिटी या लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जिसको आप कह सकते हैं, ये दोनों ही क्रॉस, दोनों ही लॉ मोनोहाइब्रिड क्रॉस पर डिपेंड करते हैं। ये बात भी आपको याद रख लेनी है या कहीं नोट कर लीजिएगा। तो ये आपके क्वेश्चन लिखा हुआ है और ये सामने आपके आंसर्स हैं, इसे आप नोट कर लीजिए। यहाँ तक हमारा ये टॉपिक जो है, वैसे टॉपिक बहुत बड़ा है, वीडियो भी बहुत बड़ा बन रहा है, मैं इस टॉपिक को आज यही रोक लूंगा और आप सिर्फ और सिर्फ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन
और लॉ ऑफ डोमिनेंस का रिवीजन इस वीडियो लेक्चर के थ्रू कर लेंगे। और मैं फिर से अगेन आपके लिए थर्ड लॉ, जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, उसको लेकर के आऊंगा। और इस लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या प्योरिटी की डेफिनेशन में लिख दूं, देन आप भी उसे नोट कर लीजिएगा। अभी मैं इसको हटा दे रहा हूं। चलिए, लॉ ऑफ प्योरिटी, इसकी डेफिनेशन आप नोट कर लीजिए। आपको लिखना कैसे है, मेन प्रॉब्लम बच्चों के सामने यही आती है कि सर सब समझ में आ गया, हम सब बना लेंगे, हम ग्राफ भी बना लेंगे, हम डिफाइन कैसे करें, हमें लिखें कैसे, हम कैसे वर्ड्स को अरेंज कर दें कि हमारा आंसर जो है डेफिनेशन फॉर्म में सही हो जाए। तो देखिए, इसकी डेफिनेशन बहुत अच्छी है और बहुत टफ नहीं है, आसान डेफिनेशन है और इवन इससे तो छोटी ही रहेगी, तो बहुत आसान है। देखिए, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या प्योरिटी कहती है कि इफ देयर इज हाइब्रिड, if there is hybrid situation of progeny, then before fertilization, यहां पर आप एक वर्ड यूज कर सकते हैं क्रॉस भी, बिफोर फर्टिलाइजेशन, या आप क्रॉस वर्ड यूज कर सकते हैं, देन बिफोर फर्टिलाइजेशन और क्रॉस, द फैक्टर्स will segregate and fuse with the factors of other parent plant independently। क्लियर? बहुत आसान डेफिनेशन। क्या कह सकते हैं, इफ देयर इज अ हाइब्रिड सिचुएशन, अगर कहीं हाइब्रिड सिचुएशन है, सिचुएशन अभी हमने पढ़ी थी, कैपिटल टी और स्मॉल टी की सिचुएशन है हमारे पास में, तो क्या होगा, ये सिचुएशन दूसरी कैपिटल टी स्मॉल टी की सिचुएशन या दूसरे पेरेंट प्लांट से क्रॉस करने से पहले सेग्रीगेट हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे, और अलग अलग होने के बाद फ्रीली कोई भी एक ट्रेट दूसरे पेरेंट के किसी दूसरे ट्रेट के साथ में फ्रीली क्या कर सकते हैं, क्रॉस कर सकते हैं, एक पेयर बना सकते हैं, जिससे उनके साथ वाले फैक्टर का उनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसे ही कहते हैं लॉ ऑफ प्योरिटी। क्लियर? तो आई थिंक इस वीडियो में आपको जो हम समझाना चाह रहे थे, लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ प्योरिटी, वो क्लियर हो गया होगा। वीडियो थोड़ा लंबा है, बट आराम से देखिएगा, समझ में आएगा। मैं फिर से इसी वादे के साथ में कि आपके लिए लगातार वीडियोस लाता रहूंगा, आपको एग्जाम पेपर्स में चीजें समझ में आ जाए। आफ्टर एग्जाम भी कभी आप बायोलॉजी के किसी कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हैं, रिवीजन करना चाहते हैं, तो जल्दी से यहाँ से कर सकते हैं। अगर वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल हैं तो टाइमली आते रहिए, देखते रहिए और दूसरे बच्चों तक भी पहुंचाइए, जिससे शायद उनके लिए भी कुछ हेल्प मिले उन्हें। ठीक है, थैंक यू।